जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी 2013 का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं और उससे पहले हम लोग अभी देखेंगे अपना विचार आज का कि ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट हु स्टेज नॉट हु प्रोमिस्ड। तो ये तो अपना जो एग्ज़ाम है ना, तो जिस तरह की ये प्रक्रिया है उसके लिए तो परफेक्ट ये सेंटेंस है, क्योंकि अब देखे होंगे कि आपके साथ में हमारे साथ में ही काफ़ी लोग थे जो विभिन्न कारणों से छोड़ते गए अपनी तैयारी को, और जो लगा रहता है उनका ही होना है, ये हो या लाइफ में हो या कहीं और जगह, यही सटीक है। सो चलते हैं आगे। आज का पहला प्रश्न है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। तो ये अभी देख लेते। पहला है कि सभी राज्यों की सहमति से, दूसरा है बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से और बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ये देखिए कि एक तो ऐसा होता है ना कि अब जैसे सभी विषयों को पढ़िएगा, संघ सूची में है और जो भी समवर्ती सूची में है, केंद्र सूची में है, मतलब राज्य सूची में है, तो उससे एक समझ विकसित होती है, तो उसके माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे पास जानकारी है तब ये जाएंगे कि बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात होती है ना, कृषि से हो, सिंचाई से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या किसी भी तरह का उसमें विषय होगा, तो उसके लिए ना राज्य से सहमति नहीं ली जा सकती है। अब इसमें क्या होगा ना, अपना जो ये होता है कि केंद्र का जो महत्व होगा उसमें लगता है उसको चुनौती देने जैसी बात होती है और उसकी महत्ता को कहीं ना कहीं ये सीमित करेगा अगर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ दी है। अब हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे ना, अभी देख लेंगे कि संसद के अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं ना, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि बेयर एक्ट का महत्व काफ़ी है कि अभी ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं जिसका शब्द जो है ना बिल्कुल वहाँ से लेकर के इसको ले प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अभी देखते हैं हम लोग बेयर एक्ट का ही, देखिए दिया हुआ है। भाग 11 का है, संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताता है। तो इसमें देखिए कि अनुच्छेद 253 जो है उसमें बोला जाता है कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है ये हम तो जो अभी देखे थे। तो देखिए आगे ऐसे ही ना प्रयास करना चाहिए कि जब भी अनुच्छेद कोई आए तो उसे हम लोग एक बार बेयर एक्ट में जाके पढ़ ले। वैसे भी बेयर एक्ट को तो पढ़ना ही पड़ता है 2-4 बार 5 बार, जब तक कि वो उसका जो समझ है ना, हर एक इसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो तो अनुच्छेद हैं और ये डीपीएसपी और ये सब फंडामेंटल ड्यूटी राइट है, तो वो जब तक समझ ना आ जाए उसका कोड ऐसा ना समझ में जब तक नहीं आ जाए। और आगे भी इसके महत्व को देखेंगे अभी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऐसा देख लिए। तो देखिए पहला क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा योजना आयोग और फिर है क्षेत्रीय परिषद। देखिए हम लोग अभी तो देख लेंगे कि ये तीनों ही जो है ना इसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि सब ये कुछ तो वैधानिक है और जैसे और कुछ मंत्रिमंडल के जो है ना निर्णय से बनाया गया है। जैसे ये योजना आयोग 1950 में बनाया गया था, तो जो अभी नीति आयोग बना हो गया है, तो एक ये हो गया। दूसरी बात कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम था एक 1956, उसके माध्यम से क्षेत्रीय परिषद को बनाया गया था और इसके बारे में हम लोग क्षेत्रीय परिषद और ये राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों के बारे में हम लोग पिछले वर्षों में देख चुके हैं। पिछले वर्षों को जब देख रहे थे ना उस समय इसको हम लोग देखे थे, तो अब पीछे जा करके देख लीजिए। अब ये इतना काफ़ी है और नीति आयोग के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और जो विस्तार से हो तो अभी देख लीजिए, अन्यथा हम लोग फिर आगे कभी देख लेंगे मौका मिल गया तो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लोक लेखा संघीय समिति, तो इसके बारे में भी हम लोग इसका जो है ना विस्तार से इसको देखे ही है। तो इसमें देखिए इसमें जो है 22 सदस्य होता है, 22 सदस्य होता है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला गलत होगा तो अपना ये ए और डी नीचे चला गया। अब तीसरा पढ़ेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती
करती है, ठीक ना। तो हाँ ये सही है। और इसको पोस्टमार्टम ये भी बोला जाता है, समिति बोला जाता है। और ये अस्थायी जो समितियाँ होती हैं ना उसी का भाग है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मंत्री होते हैं ना वो सदस्य नहीं बन सकते हैं। और इनके और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप पीछे जाकर के देखिए, जरूर उसको देख लीजिए। और फिर क्या है कि भारत के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करते हैं। हाँ तो ये सही है, दोनों ही सही है, तो बी इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक के सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो जब हम लोग विधेयक पढ़ते हैं तो उसमें तो इसके बारे में तो पढ़ना होता ही है। तो अभी देखते हैं पहले विकल्प क्या है। पहला विकल्प दिया है कि लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। फिर अंतिम पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बी लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकता है। फिर क्या है कि लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है राज्यसभा को लौटा सकती है। देखिए हम लोग जब साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संशोधन विधेयक को देखते हैं तो उस समय पता चलता है कि धन विधेयक में जो है ना लोकसभा को अधिक अधिकार दिए जाते हैं। तो लोकसभा के इस तरह से है ना कि आप ये पास करके अगर भेज दिया जाता है राज्यसभा के पास तो उनकी बाध्यता होती है कि वो 14 दिन के अंतर्गत वो उसको पास करे, अन्यथा पास मान लिया जाएगा, ये पारित मान लिया जाता है। और इसके बारे में जो अनुशंसाएं उनके माध्यम से किए जाते हैं तो उनको मानना नहीं मानना वो बिल्कुल लोकसभा के अपने मत पर निर्भर करता है। और अगर नहीं भी माने तो भी कार्रवाई जो है ना आगे बढ़ेगी। तो इतना तो है ही। अब देखिए आगे देखेंगे हम लोग, इससे संबंधित जो है ना एक अनुच्छेद है तो उसको देखते हैं। एक अनुच्छेद ये देखिए, यहाँ देखिए धन विधेयक की परिभाषा है ना तो उसके बारे में, और एक धन विधेयक के तहत देखिए धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या। पहला देखिए कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। फिर क्या है कि देखिए तीसरा देखिए यदि लोकसभा राज्यसभा के किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। फिर क्या है कि यदि लोकसभा राज्यसभा को किसी भी सिफारिश के स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी विधेयक के संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो इससे तो हो गया अपना जो काम था वो इसको पढ़ने से हो गया। तो इसी तरह से ना हम लोग प्रयास करेंगे कि अपना एक जो बेरक्ट हो उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। तो ये अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि अनुच्छेद क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो पहला है कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर चौथा पढ़ेंगे विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। ठीक, उसके बाद बी को पढ़ेंगे। बी में है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर क्या है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से, तो हाँ तीसरा है ना कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो इसमें ना पूछा जा रहा है सही के बारे में, तो अपना सी सही होगा। और अभी देख लेते हैं ना कि पहला और ये सब क्यों गलत है। तो पहले देखिए कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक तो राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सामान्य रूप से भी देखते होंगे ना, और ये सब नियुक्तियों के बारे में जानते हैं, गवर्नर के बारे में, तो वो ध्यान ही होगा हम लोगों का। और जो संशोधन हुआ था 44वां, उसके बारे में भी है, उसमें भी प्रावधान किया गया था कि एक से अधिक राज्य का हो सकता है, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। दूसरा इससे गलत है ना कि देखिए इसमें क्या बताया गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं ना। तो परंतु क्या है कि वो कॉलेजियम के द्वारा होता है, इनका कॉलेजियम के सही इससे होता है
परामर्श के बाद इनका नियुक्ति होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। और ये जो हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इनका भी उन्हीं के माध्यम से होता है, कॉलेजियम में जो व्यवस्था होता है उसी में। अभी देखते हैं कि चीफ जस्टिस ये जो होते हैं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कैसे होता है कि देखिए यहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो और उनसे और 2 जज वो क्या करेंगे कि सूची उनको भेजते हैं कि कॉलेजियम के पास भेजा जाता है, और वो क्या करेंगे उनका निर्णय जो कॉलेजियम के जो व्यवस्था है उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा ना वो अंतिम होगा, और वो फिर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और उनके माध्यम से नियुक्ति होती है। और जो सूची भेजी जाती है ना उसमें अगर कॉलेजियम चाहे तो किसी का नाम जोड़ सकता है। तो ये हो गया। और डी है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और एक ये परंपरा के अनुसार उनका जो शपथ की व्यवस्था होती है वो उनको राज्यपाल उपराज्यपाल जो होते हैं ना वो दिलवाते हैं उन्हीं के बिहाफ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का निम्न किसमें उपबंध किया गया है। अब देखिए कितना शानदार है ना कि पूछा जा रहा है क्या, आर्थिक न्याय के बारे में। तो आर्थिक न्याय हम लोग जब उद्देशिका पढ़ते हैं ना, ये उद्देशिका या प्रस्ताव पढ़ते हैं तो उसमें संकल्पनाएं हैं। तो कौन कौन सा है, एक तो SEP सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, तो न्याय हो गया, तो यहाँ से ये हो गया। और फिर लोग इसके बारे में जब पढ़ते हैं ना लोग DPSP में, तो उसमें भी बहुत से प्रावधान है। तो ये है उसके क्या आर्थिक न्याय के लिए है। तो ऐसे भी उसमें सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है ना उसको बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो ये भी अगर ध्यान होगा ना हम लोग इसे कर सकते हैं। अपना हो गया, ये सही है, B इसका उत्तर होगा। और इसके बाद देखते हैं कि भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेश अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। तो पेशा के बारे में पूछा जाता है, और पेशा क्या था ना कि अनुसूचित क्षेत्र में जो पंचायत का विस्तार के बारे में है ना उससे प्रावधान। और इससे पहले ही जो हम लोग 2012-21 से कर रहे थे तो उसमें इससे हम लोगों ने इसको विस्तार से देखा था। अभी ये देख लीजिए, ये देखिए स्वशासन प्रदान करना, हाँ जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित है ही। दूसरा पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी सही है। और जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्तता क्षेत्र का निर्माण करना, और जनजातीय फिर क्या है कि जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, ये सही है। D सही है, C इसलिए नहीं सही है ना, जनजातीय क्षेत्र के में स्वायत्त क्षेत्र के बारे में जो है वो यहाँ नहीं, उसकी व्यवस्था कहीं और की गई है। ठीक, तो वो जो क्षेत्र के बारे में अपना जो अनुसूची है वो है उसके माध्यम से होता है। तो ये C इसका नहीं होगा, मतलब C अपना उत्तर है। और अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा के में एक विधेयक की पुनः स्थापन द्वारा ही संभव किया जा सकता है। दूसरा, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। अच्छा, हम लोग इसके बारे में काफ़ी बार देख चुके हैं कि जब भी हम लोग इसको देखते हैं ना संशोधन, तो वो अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद 368, उसी में इसके बारे में बताया गया है। और जो इसका क्या है ना कि दोनों कथन गलत है। देखते हैं अब क्यों गलत है। पहला है कि भारत में संविधान संशोधन केवल लोकसभा, तो संविधान संशोधन की विशेषता है ना कि दोनों ही सदन के द्वारा अलग अलग रूप से होगा। इसमें जो है ये भी नहीं, जो संयुक्त बैठक होती है ना उसका भी प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, यदि ऐसा संशोधन किया जाता है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं ना कि 6 या 8 ऐसे विषय हैं, 8 शायद विषय हैं, उसमें ना क्या होता है कि एक तो संशोधन उसमें अगर संघीय जो चरित्र है उससे संबंधित हो गए अगर कोई विषय है तो उसमें एक तो विशेष ये होना चाहिए बहुमत, और उसके बाद आधे से अधिक विधानमंडल का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही गलत हो गया।
अच्छा 68 का देख लेते हैं, अभी हम लोग देखते हैं 68 ये 368 का है क्या? हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है ना कि किसी संविधान में, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। तो अब देखिए इसे संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापन करके ही किया जाएगा। संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन, और विधानसभा जो होगा ना विधानमंडल, उसमें नहीं किया जा सकता प्रारंभ। फिर क्या है कि जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक को निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। ये तो हो गया। इसमें ना इसको अच्छे से पढ़ना होता है, वजह से इसमें तो मोटे बात को बताया गया कि बहुमत भी के भी प्रकार होते हैं। साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, तत्काल भी बहुमत होता है, और 2/3 और 2/3 के बाद राज्यों के साथ। तो ऐसा करके है ये जो संघीय चरित्र वाला कोई भी होगा ना उसमें, और ये अब अच्छा से रिपीट पीछे भी हम लोग देखे हुए हैं कि संघीय चरित्र में कौन कौन से विषय को रखा गया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत के महान्यायवादी के बारे में। पहला है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब चौथा पढ़ेंगे लोकसभा में मतदान कर सकता है। देखिए कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मतदान नहीं कर सकता है। तो देखिए बी तो अपना कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक नहीं है, और ए को काट देंगे क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हाँ एक सही, ये एक तो सही है। हाँ तो ये अपना बी खत्म हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है, हो सकता है। उसके बाद लोकसभा में बोल सकता है, तो ये तीनों ही सही है। और ये अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 76 और 165 में जो है वो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 88 जो है ना उसके तहत जो है संसद के किसी भी 88 के तहत, अरे हाँ 88 के तहत जो है ना संसद के किसी भी सदन में बोलने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने के बारे में बताया गया है, परंतु वहीं बताया गया है कि मतदान करने का अधिकार उनको नहीं होगा। तो ये तो अपना हो गया। अब आगे देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए जो है ना आधारभूत है। अब देखिए ये काफ़ी एक तो अच्छा मतलब शानदार प्रश्न है, और ये कन्फ्यूज करता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होगा। देखते हैं अभी अगर हम लोग बेयर एक्ट वगैरह नहीं ना पढ़ेंगे तब कैसे समस्या आती है वो अभी यहाँ पता चलेगा। देखिए क्या दिया है, मूल अधिकार दिया गया है, मूल कर्तव्य दिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दिया गया है। तो देखिए हम लोग तो मूल कर्तव्य को देख के ए और डी को काट सकते हैं कि इसके बारे में जो है ना शासन का आधार के बारे में इसमें नहीं बताया गया। ये तो जो अपने नागरिक है ना उसके कर्तव्य के बारे में बताया गया। अब ए और सी में कन्फ्यूज हो सकते हैं, हम लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि मूल अधिकार होगा कि नीति निर्देशक। तो अगर सामान्य ऐसा होगा ना, हम लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तब तो ए लगा देंगे, क्योंकि ये लगता है ना कि मूल अधिकार जो है वो देश का शासन का वो होता है कि आधारभूत हो सकता है, ऐसा पर प्रतीत होता है, पर ये गलत होगा क्योंकि इसका उत्तर जो है वो सी है। अब सी की क्यों है ना, अभी हम लोग इसको संविधान को ही देखेंगे, बेरेक्ट को देखेंगे। अनुच्छेद 37 देखिए है ना, यहाँ पे बताया गया है कि 37 में कि इस भाग में अंतर्विष्ट तथ्यों को लागू होना। अब क्या है कि इस भाग के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित जो तत्व होंगे ना, देश के शासन है ना, देश के शासन में मूलभूत है। अब विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। हो गया, स्पष्ट हो गया ना कि हम लोग क्या देख रहे थे। तो अपना यहाँ उत्तर सी हो गया। और देखिए मूल अधिकार और जो कर्तव्य है ना, ये सब जो केंद्रित है, इसके केंद्र में जो है ना नागरिक है, वो नागरिक होता है, और वो बांधने का काम करता है किनको? सरकार को।
तो और जो बोला जाता है कि संविधानवाद, जो सरकार एक होता है कि संविधानवाद की एक अवधारणा है, तो उसमें वो जब मूल अधिकार आ जाता है ना, तो इनको सशक्त अधिक किया जाता है और उनको बांधा जाता है, सरकार को और नागरिक को सशक्त किया जाता है। तो इसलिए ये इसका उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र विकास परिषद की रचना करता है? तो देखिए, एक तो पहले हम लोग पहले इसको देखे ही हैं, फिर भी अपना यहाँ देख लेते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, उन्हीं की अध्यक्षता होती है। वो क्या है? अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद, अच्छा डेवलपमेंट है। तो इसमें यही है, प्रधानमंत्री जो है वो रहेंगे अध्यक्ष। वित्त आयोग होता है, हाँ वो सही है। और अध्यक्ष मतलब वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो भी होंगे, और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण भी हो सकते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री। हाँ ये जो है ना चारों ही होगा। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं, देखिए यहाँ वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता वो, ये जो है ना नीति आयोग जो है ना उसका अध्यक्ष होता है। तो ये दो गलत है, अपना ये बी होगा, यहाँ सी बी सही है। और इसका गठन कब किया गया था? वैसे तो ये देखे थे हम लोग, फिर भी देख लीजिए कि 1992 में इसको किया गया था। और योजना आयोग जो था ना उसी के साथ साथ किया गया था। और ये क्या है कि गैर संवैधानिक निकाय है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और हाँ बस यही है। और ये प्लानिंग क्या है ना कि जो अपना कैसे प्लान होगा, वो जो नीतियाँ बनाई जाती है उसमें उनको सहयोग किया जाता है, सहयोग करने का इनका कार्य होता है। और जो नीतियाँ बनी हैं उनका मूल्यांकन वगैरह भी किया जाता है। तो आप पीछे इसको ना पीछे जा कर के आप देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली, देखिए इस तरह का प्रश्न अभी भी पूछा जाता है। जो अभी डीपीएसपी भी देखे हम लोग, डीपीएसपी और ये सब और इसके बारे में कि कोई पद का या पदाधिकारी का नाम देगा, जो महान्यायवादी के बारे में देख रहे थे। तो ये सब जो है ना वो है एवरग्रीन जैसा है, तो हम लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको देख लेते हैं क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है यह है? तो पहला कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, हाँ सही है। ये सब क्या है कि हम लोग अगर सामान्य जानकारी रखते हैं ना अपने संसद के बारे में, और जो क्या क्या सरकार बनी, कौन और कैसा कैसे नियुक्ति होती है, तो वो सबसे अपना हो जाएगा काम। और उसके बाद क्या है तीसरा है, यहाँ देखिए तीसरा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है अपना? देखिए हेड ऑफ स्टेट जो होता है ना वो होते हैं राष्ट्रपति। तो इस अनुसार ये क्या हुआ, तीसरा गलत हो गया। तीसरा गलत होगा तो हम लोग अपना सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। फिर भी दूसरा कथन देखते हैं क्या है कि जब तक मंत्री को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो अपने यहाँ क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। तो उसमें मंत्री का जो नियुक्ति होता है वो तो प्रसाद पद पर उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना उनसे परामर्श से। और उसको उसका जो नियुक्ति का अवधि होता है ना वो यही है कि जब तक उनके पास प्रधानमंत्री से पूछे या मंत्रिमंडल का पूछे या मंत्री का पूछे, तो वो यही है कि संसद का जब तक, और संसद में भी लोकसभा जो होता है कि उसमें ज़्यादातर, क्योंकि जो सरकारों से संबंधित होती है ना जितने भी कार्य होते हैं वो ज़्यादातर उसी में ही अविश्वास प्रस्ताव वगैरह आता है। तो ये है इतना। अच्छा हाँ, यहाँ दो चीज़ था, एक तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो पीएम होते हैं ना वो अध्यक्ष होते हैं मंत्रिमंडल के, तो उसको राज्य का अध्यक्ष नहीं बल्कि सरकार का अध्यक्ष उनको बोलेंगे। तो यहाँ वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि जो सभापति कौन होते हैं, सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति वहीं के ही अध्यक्ष वो होते हैं, सदस्य होते हैं। तो एक तो गलत हुआ। दूसरा देखते हैं कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मत का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो देखिए दोनों के निर्वाचन मंडल के बारे में पूछा गया है। तो वहाँ तो के मनोनीत वो जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ तो मनोनीत और वो चयनित जो होते हैं
वो दोनों ही प्रकार के सदस्य इसमें होंगे, ठीक ना। परंतु ये निर्वाचित इसमें इनका जो निर्वाचन मंडल होगा उपराष्ट्रपति का, तो उसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होंगे। पर जो राज्य ये पर राष्ट्रपति हैं उसमें केवल ये होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो अपना दो तो सही हो गया, और एक क्यों गलत है वो देख ही लिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सही है या गलत? ये गलत है। क्यों गलत है कि संसद बोल दिया गया है, जबकि सामूहिकता जो होती है ना, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो होता है वो राज्यसभा के प्रति होता है, और व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अपना देख लीजिए अच्छे से, एक बार इसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद है कि संसदीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये सही है कि जो अभी इससे ऊपर में हम लोग इसके बारे में देख ही रहे थे, तो प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। और उसके बाद क्या है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। तो ये तीसरा भी सही है। और जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़िएगा ना, तो उसके महत्व और उसका जो कार्य होता है ना, उसमें इसका वर्णन किया जाता है। तो ये सही है। अपना इसका उत्तर जो है ना, ये बी होगा। ये गलत तो देख लिए क्यों है। अब देखिए इसके बारे में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद, हाँ यहाँ देखिए, राष्ट्रपति को जानकारी दे, भारत का संविधान भाग 5 का संघ है ना, उसमें बताया गया 78वां अनुच्छेद की राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ तो वही पता बस था कि अगर इतना भी ध्यान रहेगा कि राष्ट्रपति को जानकारी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, तो ये अपना हो जाएगा। आगे इसको देख के पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। और इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। बिल्कुल गलत। ये साथ में बनाया ही गया था, पर ऐसा नहीं था कि ये उसका अंग है। तो एक तो अपना गलत गया। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत का संविधान वह विहित करता है कि पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, शैक्षिक और जो अनिवार्य जो प्रावधान था, और उसमें जो 29 विषय हैं, 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो उसी में जो विषय थे, कितना विषय था, 29 विषय पंचायत को दिया गया, 19 नगर निकाय को। तो इसमें इनके बारे में बात किया गया था, और इसको एक बार अच्छे से जा करके देख लीजिए कि 29 विषय में कौन कौन से विषय हैं। कभी कभी इस तरह से उसको पूछा जाता है। तो अपना एक तो एक गलत हो गया, तो देखिए डी और एक चला गया, और दो ये तीसरा सही है, तीसरा सही है। तो उत्तर भी यहाँ तो लगता है गलत, प्रिंट वगैरह में कुछ दिक्कत आई है, क्योंकि यहाँ दोनों एक ही विकल्प दिया है। ये दो और 3 दोनों सही है। दूसरा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया था। हाँ, समवर्ती सूची में रखा गया है इसको। और बाकी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं उनको, और ये पंचायत में कौन कौन से विषय हैं, इसको अब अवश्य देख लीजिए आज। उत्तर इसका देख लिए हम लोग, और इसको भी देख ही लिए थे, जितना भी इसमें था अनुच्छेद। तो आज के लिए काफ़ी है, और धन्यवाद, आभार। और वही अनुरोध है छोटा सा, लाइक और शेयर जब कीजिए। लाइक वाइक का उतना इसकी आवश्यकता नहीं है, ये शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इनको जाने। और शायद ये लाइक वगैरह करने से ना वो होता है, रीच बढ़ता है, इसलिए मैं बोल दिया करता हूँ। वैसे आपको जो सही लगे वो कीजिए। और आज इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।